बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, इसकी प्रेवलेंस आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। जो रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये बीमारी कॉमन हो गई है। स्पेसिफ़िकली इस डेकेड के अंदर इसकी जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, पॉलीसिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा सिस्ट, मैनी सिस्ट, और ओवरीज यानी बहुत ज़्यादा सिस्ट मौजूद होती हैं आपकी ओवरीज के अंदर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है, इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, लेकिन नेसेसरी नहीं होता है कि आपको सिस्ट प्रेजेंट हों ओवरीज के अंदर। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम जज करते हैं। तो 3 क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उसमें से 2 फुलफिल हो जाएं तो आपको मोस्ट लाइकली पीसीओएस है। नंबर 1 ये होता है कि आपके जो मेंसेस हैं या साइकिल्स हैं वो इरेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि या तो जो ड्यूरेशन है बिटवीन द पीरियड वो 21 दिन से कम है या 35 दिन से ज़्यादा है। तो महीने से ज़्यादा है या फिर 21 दिन से कम है तो ये इरेगुलर साइकिल होगा, और मोस्ट लाइकली ये एक उसका फैक्टर बन जाता है डायग्नोसिस के लिए। तो अगर हम डायग्नोसिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं। अगर इसमें से 2 फैक्टर्स भी पॉजिटिव हों तो मोस्ट लाइकली आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। नंबर 1 क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस हैं, वो इरेगुलर आ रहे हैं, या तो गैप 21 दिन से कम है या फिर 35 दिन से ज़्यादा है, या फिर आपको साइकिल बिल्कुल आ ही नहीं रहा। सेकेंडली, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है यानी जो मर्दाना हार्मोन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अक्सर पीसीओएस के अंदर बढ़ जाती है। तो वो अगर उसका लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड टेस्ट अगर करवाया जाए तो तब भी ये एक पॉजिटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनता है। थर्डली, अगर आपकी ओवरीज के अंदर वाकई ही सिस्ट प्रेजेंट हैं, अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो ये भी एक पॉजिटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। तो अगर इनमें से 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि मोस्ट लाइकली आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। और इसके बारे में सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर 50-60% तो ये अनडायग्नोज ही रह जाता है। ख़वातीन को इसका आइडिया ही नहीं होता कि हम ये बीमारी एग्जिस्ट भी करती है और हम इसे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आजकल कुछ अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये वीडियो भी एक अवेयरनेस ही है। तो आप ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, मैं तमाम एक्सप्लेन करूँगा ये होता है क्या, कौन सी सप्लीमेंटेशन की जा सकती है, डाइट के अंदर आपने क्या चेंजेस करनी हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पता लगेगा कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ बड़ी कॉमन होती है। जैसे कि हमने बात की एंड्रोजेंस का लेवल यानी जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं उनका लेवल्स बढ़ जाता है ख़वातीन के अंदर। तो ख़वातीन के अंदर यूजुअली फेशियल हेयर्स इस तरह मौजूद नहीं होते, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। स्किन चेंजेस आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्नी हो सकती है, डार्किंग ऑफ स्किन हो सकती है। वेट गेन बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है इसका। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है कि आपका वेट गेन हो ही जा रहा है तो हो सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक हो। इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया हो सकता है, या फिर आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर आप एज अ कपल ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा तो मोस्ट लाइकली चांस है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। सो आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट, ये शोबा जो है वो डील करता है। इसके साथ साथ जो डाइट और एक्सरसाइज वगैरह का जो डिपार्टमेंट है ये न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस डील कर रहे होते हैं। सो आप गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर विजिट कर सकते हैं अगर आपको ये चांस है या आपको लगता है। इसके साथ साथ साइकिल वाली हमने पहले बात की थी कि अगर आपका साइकिल इरेगुलर है और उसके साथ ही अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज़रूर एक दफ़ा अपने गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करें। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इस वीडियो में हम पीसीओएस की वो वाली टाइप डिस्कस करेंगे जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक होती है। कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कोई उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है दैट इज़ लिंक टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखा यही गया है कि जो 80-85% ख़वातीन होती हैं जिनको पीसीओएस होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। एक विशियस साइकिल होता है, और मोस्टली वो ओबीज भी होती हैं। जो ओबीज ख़वातीन होती हैं उनके अंदर चांस होता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो और साथ पॉलीसिस्टिक का मसला भी हो। लीन ख़वातीन के अंदर भी पॉलीसिस्टिक हो सकता है,
लेकिन उनके अंदर ये चांस कम होता है। लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो 50% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता ही है। अगर वो पॉलीसिस्टिक का शिकार हैं तो वो चाहे लीन हो या ओबीज हो, लीन होना या पतले होना फैक्टर को डिक्रीज कर देता है, रिस्क फैक्टर को डिक्रीज कर देता है। यूजुअली अगर कोई लीन खातून भी हैं उनको भी चांस है कि उनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर आपका जो फैट प्रोफाइल है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंपली होता क्या है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर हार्मोन है, वो ग्लूकोज को लेके सेल्स के अंदर पहुंचा नहीं पाता। ठीक है, उस वजह से बॉडी मज़ीद इंसुलिन रिलीज़ करती है और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल्स तक एनर्जी पहुंच नहीं पा रही होती और जो हाई इंसुलिन लेवल्स होते हैं ये फैट गेन करवा रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही होती वो फैट स्टोरेज की तरफ चली जाती है बॉडी। तो इस हवाले से ये एक विशियस साइकिल चलता है, मज़ीद बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी बॉडी मज़ीद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती और आप डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो जिन ख़वातीन को PCOS है और साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो वो कैसे इसको मैनेज कर सकती हैं। नंबर 1 एक तो बेसिक फैक्टर है, दैट इज़ ओवरऑल हेल्दी डाइट। ओवरऑल हेल्दी डाइट का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट स्टेप जो उठाना है वो अपनी डाइट की चेंजिंग करनी है। आपने कोशिश करना है कि उसके अंदर तमाम फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हों। एम्फेसिस करना है कि न्यूट्रिशनल जो आपका फूड है उसकी इंटेक हो रही हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तमाम आपके पास जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप अपनी डाइट से निकाल दें। हम थोड़ा सा बात भी करेंगे कि मिसकंसेप्शंस थोड़ी सी होती हैं PCOS को लेके, डेयरी के हवाले से, प्रोटीन को लेके, कार्ब्स को लेके, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि नंबर 1 अपनी डाइट एनालिसिस करना है और देखना है कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को एग्रीवेट कर रही हैं। नंबर 2 चीज़ जो हो सकती है दैट इज़ वेट मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बात की कि वेट अगर ज़्यादा है आपका तो चांस है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपको है और इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद बदतर हो सकती है। अब जैसे कि हमने बात की कि लीन ख़वातीन के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है लेकिन उनका चांस कम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेट लॉस एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे ना सिर्फ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी और इसके साथ साथ आपको पॉलीसिस्टिक का मसला है ये भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम होती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और हमने पर्सनली काम किया ऐसे क्लाइंट्स के साथ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला था और वो जब हमने उसको सॉर्ट आउट किया तो उनका पॉलीसिस्टिक का मसला भी बिल्कुल ठीक हो गया और उनके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हो गए और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बाद में कंसीव भी कर लिया। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये कि PCOS में वेट लॉस की जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वेट लॉस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें वेट लॉस होता नहीं है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक की है, PCOS भी ठीक किया है, तो ये चीज़ उन्हें भी ये लगता था कि नहीं हो पाता, लेकिन विद ग्रेजुअल चेंजेस ये हो जाता है अगर आप डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करें और अपनी मेडिकेशंस को भी थोड़ा सा देखें। हाँ, ये बात ठीक है कि जो प्रिंसिपल होता है वेट लॉस का वो सेम ही है, कैलोरी डेफिसिट आपका सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा सब्र ज़्यादा करना पड़ता है और इसके साथ साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है। PCOS वाले जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि डिक्रीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एक बात ये है कि जो लो कार्ब डाइट्स होती हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, उनका जो रिजल्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे पास ये आती है कि लोग बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना होता कार्ब्स को, आप मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर कार्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सेटअप के अंदर कार्ब्स हम कट कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली अगर हम देखें हमारी स्टेपल रोटी है, चावल हैं और अगर हम इसको कट करेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाते और कार्ब्स इतने बुरे नहीं होते। स्पेसिफिकली अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें, होल ग्रेन्स की बात करें, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं और उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा होता, तो कार्ब्स आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है PCOS में कि आपको बिल्कुल कार्ब्स कट करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मीनवाइल ये बात तो मैंने की कि आपने कार्ब्स लेने हैं लेकिन एक्सेसिव कार्ब्स भी नहीं लेने। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादती नहीं होनी चाहिए कार्ब्स की, क्योंकि कार्ब्स डेफिनेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर शामिल होगी, पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है
तो बॉडी को मज़ीद इंसुलिन रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, बस हमने रिक्वायरमेंट अपनी सेट कर लेनी है कि इतनी हमें ज़रूरत है। अब ये काम आपके डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक्सेसिव कार्ब इंटेक की तरफ नहीं जाना। इसके साथ साथ कार्ब्स के अंदर ग्लूकोज तो होता ही है, इसके साथ साथ कैलोरीज भी होती हैं। जब आप एक्सेसिव कार्ब्स लेंगे, कार्ब्स को एक्सेसिव अमाउंट में लेना ज़रा ज़्यादा आसान काम है क्योंकि हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सेसिव कार्ब्स डेफिनेटली ज़्यादा कैलोरीज, वेट गेन वाला जो प्रॉब्लम है वो मज़ीद बदतर हो जाएगा। तो लिमिटिंग कार्ब्स वेट लॉस में भी इफेक्टिव होता है, लेकिन बिल्कुल कट कर देना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग कीटो डाइट की तरफ चले जाते हैं। कीटो डाइट डेफिनेटली वेट लॉस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाती है और इसको सस्टेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे सेटअप के अंदर। हमने बहुत से क्लाइंट देखे हैं, इनिशियली वो कीटो पे जाते हैं, वेट कम भी कर लेते हैं, सिम्टम्स भी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब छोड़ते हैं तो मज़ीद इतनी क्रेविंग्स डेवलप हो जाती हैं, इतना वो कार्ब्स से फासला हो जाता है कि जब वो अपना वेट लॉस का टारगेट अचीव कर लेते हैं या अपनी कंडीशन बेहतर कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिचुएशन मज़ीद बदतर बना देती है और वो एक साइकिल के अंदर फंस जाते हैं और फिर वो अगर नॉर्मल डाइट की तरफ भी आएँ तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने वो कीटो वाला फ्लो देखा होता है वेट लॉस का। तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। तो आई वुड से मॉडरेट कार्ब्स। मैंने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल पूरा लेक्चर दिया था आधे घंटे का। उसके अंदर मैंने आपको तमाम डाइट कॉम्पोजिशन सिखाई थी कि आपने कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने प्रोटीन लेने हैं। आई विल ट्राई कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चला जाए, वरना आप मेरी वीडियोस में से देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं उनको आपने अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड वो होते हैं जिनका ग्लूकोज रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाइट राइस ले रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो उनका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन के अंदर हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो हम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूशन ये हो सकती है, अगर आप वाइट राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्राउन की तरफ चले जाएँ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसी तरह अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप देख लें कि कौन सा ऐसा फ्रूट है या वेजिटेबल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसी तरह अगर आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फाइबर वाली रोटी इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर हम डाइट की करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ओवरऑल पीसीएस की बात भी करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पैटर्न क्या होता है? एक ऐसी डाइट जो कि ओमेगा 3 के अंदर भी रिच हो, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी उसके अंदर मौजूद हो, फाइबर भी मौजूद हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हो, मिनरल्स भी मौजूद हो। अब ये कैसे हासिल की जा सकती है कि आप एक बैलेंस बनाएं अपनी डाइट का। मेडिटेरेनियन जो पैटर्न होता है डाइट का, ये बड़ा मशहूर है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स के हवाले से कि जो मेडिटेरेनियन लोग होते हैं उनकी डाइट बड़ी ऑप्टिमम होती है। अब उनकी डाइट के अंदर होता क्या है, वो वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रूट्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो दालें इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ मल्टीग्रेन इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल, उनका मैदा इतना नहीं होता डाइट के अंदर। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल, फैट्स के अंदर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, एवोकाडोस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन सोर्सेज लीन इस्तेमाल करते हैं, फ़िश हो गया, चिकन हो गया, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक ओवरऑल बैलेंस डाइट होती है। जब तमाम कंपोनेंट्स आपको मिल रहे होते हैं और किसी एक चीज़ की ज़्यादती नहीं हो रही होती तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी, और पीसीएस के जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बड़ा कॉमन है कि चिकन इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत से लोग इसको मना करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, लीन मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पोल्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको पोल्ट्री से मसला है तो आप वो देसी मुर्गे इस्तेमाल कर लें, तो आप मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मज़ीद आप कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें वगैरह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होती है, लोबिया वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत से फूड्स के अंदर मिल जाते हैं। मैं अब आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी बताता हूँ जो कि आप रिकमेंडेशन के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जनरली जो मेडिटेरेनियन पैटर्न है डाइट का, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे ही बहुत होते हैं। सप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो हमेशा आपने अपनी डाइट एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करना है। डाइट की हमने थोड़ी सी बात की, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और पॉलीसिस्टिक के अंदर एक्सरसाइज पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सस्टेनेबल जो आपकी एक्सरसाइज पैटर्न है उसको डेवलप करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट जब हम पीसीएस की बात करते हैं।
सप्लीमेंटेशन आपकी एक सेकेंडरी लाइन होनी चाहिए मैनेजमेंट की। पहली डाइट, एक्सरसाइज, साथ सप्लीमेंट। और ये सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइटिशियन या फिर किसी अच्छे फिजिशियन से रिकमेंड करवा सकते हैं। ये आपने सारे लेने नहीं है, जो आपको लगता है कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा पीसीएस के साथ लिंक्ड है, दैट इज़ मायो इनोसिटोल। इनोसिटोल सॉलिड एविडेंस है कि ये जो पीसीएस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स को बेहतर करता है, और पॉलीसिस्टिक के अंदर इसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा गया है और अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज़ करता है, फर्टिलिटी के अंदर इसका पॉजिटिव रोल है, और इसकी जो डोजेज है वो 2 से 4 ग्राम होती हैं जब आप रिकमेंडेशन करवाते हैं फिजिशियन के साथ। तो इसका काफ़ी पॉजिटिव रोल होता है, लेकिन खुद से इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करें कि फिजिशियन से रिकमेंडेशन ज़रूर लें। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, और इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को भी डिक्रीज़ करती है अगर आप सोने से कुछ देर पहले इसको इस्तेमाल करें। 300 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम रेगुलर डोज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, और आप अगर इसको 1 घंटा पहले ले लें बेड टाइम से तो काफ़ी बेहतर रहता है। अगर फूड इनटेक आपकी अच्छी है मैग्नीशियम की, फिर आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस सेंस के अंदर कि अगर आपकी फूड या न्यूट्रिशन पुअर है तो फिर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं, इनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल देखा गया। इसके साथ साथ आपका जो साइकिल होता है, मेंसेस होते हैं, उसको भी रेगुलराइज करते हैं, और इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है वो भी डिक्रीज़ करवाते हैं। सो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते के अंदर 2 से 3 दफ़ा फ़िश इस्तेमाल कर लेते हैं फिर तो ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंटेशन की, लेकिन अगर आपका फ़िश का इंटेक नहीं है तो फिर आप 1000 से 3000 मिलीग्राम की क्वांटिटी के अंदर एक कैप्सूल फ़िश ऑयल का या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट है दैट इज़ जिंक। जिंक जो है वो हेयर लॉस और जो फेशियल हेयर के सिम्टम्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेके, उसको डिक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, और इटसेल्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसका एक पॉजिटिव रोल देखा गया है। 50 मिलीग्राम पर डे इसकी डोजेज होती है, और ये काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में। अगला जो हमारा सप्लीमेंट है ये हाफ कंपाउंड है, दैट इज सिनेमन। दालचीनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करने में सिनेमन का बहुत अच्छा रोल है। दालचीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के अंदर नॉर्मल जो है वो अवेलेबल होती है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके डिक्रीज़ होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स भी कम होते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना होता, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें सिलोन सिनेमन, श्रीलंकन सिनेमन या जो मैक्सिकन सिनेमन होती है उसको आपने इस्तेमाल करना है। एक और सिनेमन होती है केसिया सिनेमन, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोजेज की बात की जाए सप्लीमेंटेशन में तो 1 से 2 ग्राम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कंपाउंड होता है बर्बरीन कहते हैं, चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं है और इसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं होती, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर इसके पॉजिटिव जो रोल है वो देखा गया है। इसके साथ साथ क्रोमियम सप्लीमेंटेशन जो है उसका भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट है, वो डिक्रीज़ करता है, और जो आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी डिक्रीज़ करता है। इसकी जो डोजेज होती है वो 200 माइक्रोग्राम होती है पर डे के हवाले से, अगर क्रोमियम सप्लीमेंटेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है लोगों में जो कि मोटापे का शिकार होते हैं, इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं, डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इटसेल्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स को बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बेहतर यही रहता है कि आप इसका जो ब्लड टेस्ट है वो करवा लें, क्योंकि अगर इसकी ज़्यादती हो जाए खून के अंदर तो हाइपरकैल्सीमिया का जो चांस है वो बढ़ जाता है। 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली की मिकदार के अंदर आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। वीकली भी अवेलेबल होती है, मंथली सप्लीमेंटेशन भी आप ले सकते हैं। ये अब डिपेंड करता है कि आपको डेफिशिएंसी किस लेवल की और आपका फिजिशियन किस तरह रिकमेंड करता है। तो ये तो हमारी आज की वीडियो थी पीसीओएस को लेके। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि होता क्या है, कैसे हम डायग्नोज करते हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं एक्सरसाइज को लेके, डाइट को लेके, और फिर क्या सप्लीमेंटेशन की जा सकती है। तो आई होप कि ये एक ओवरव्यू था जो कि मैंने थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश की। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर और पीसीओएस के ऊपर
पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक किया है, पीसीओएस के सिम्टम्स भी ठीक किए हैं। तो आपको भी थोड़ा सब्र की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो कोई सवाल हो ज़रूर पूछ लें कमेंट सेक्शन के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर नंबर्स आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।